पारा शिक्षकों का फिर से शुरू होगा आंदोलन। विधानसभा को घेरने की तैयारी में जुटे पारा शिक्षक। 15 से 19 मार्च तक किया जाएगा आंदोलन। तेजस्विनी योजना के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। डीसी ऑफिस का किया घेराव। बकाया पैसा नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन। ममता को मिला सीएम सोरेन का साथ। बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम। टीएमसी के समर्थन का किया ऐलान। आरजेडी विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते अपराध को लेकर धरना देने की तैयारी। 20 मार्च को कलेक्ट्रेट में धरना देगी आरजेडी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सुपौल से आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। राघोपुर थाने के वार्ड संख्या 12 की घटना। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गौतम, एक ही परिवार के 5 लोग अपनी जिंदगी को इसलिए समाप्त कर लेते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है। बिल्कुल राणा, ये खबर वाकई बिहार को शर्मसार और बिहार को कह सकते हैं कि काफी मर्माहत कर देने वाली खबर है। और ये घटना सुपौल की है। सुपौल की जहां पर गद्दी गांव है, वहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य, जो पूरा परिवार है, और उसके जो आसपास के जो लोग हैं, जब उसके घर से जब बदबू आने लगती है, तब जाकर के आसपास के लोगों को ये पता चलता है, स्थानीय पुलिस को पता चलता है। और पूरी घटना की अभी तहकीकात चल ही रही है। और क्या है कि ये घटना कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से आर्थिक तंगी से ये परिवार जूझ रहा था। हालांकि इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें अनुसंधान का विषय है, लेकिन क्या कोई परिवार इस तरीके से अपने पूरे परिवार को एक साथ फांसी के फंदे पर लगा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस वजह से हुई है, ये कह पाना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या पूरा परिवार किस रूप में था, इसका बैकग्राउंड क्या था। ये तमाम वो चीजें स्थानीय लोगों से जब तक तफ्तीश नहीं की जाएगी, जब तक इनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य से बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग हैं आसपास के, उस गांव के जो लोग हैं, वो इस घटना से पूरी तरीके से आहत हैं। पूरे गांव के इस खबर के बाद सनसनी फैल गई है और काफी मर्माहत है। लोग कह रहे हैं कि आखिर आर्थिक तंगी एक अलग जगह है, लेकिन क्या आर्थिक तंगी इस कदर भी हो सकती है कि क्या अपने परिवार के सारे सदस्य, जो 5 परिवार के जो सदस्य हैं, वो सबके सब फांसी के फंदे पर लटका करके अपनी जान दे सकते हैं? क्योंकि ये घटना अपने आप में एक इतनी बड़ी और दुखद घटना है, जिसको लेकर के अब जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को सोचना होगा कि किस कदर बिहार में आर्थिक तंगी और महंगाई का जो दौर है, क्या एक लेकिन परिवार अपने परिवार का गौतम, जब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार आत्महत्या कर लेता है, सरकारों को शर्म आती है जो विकास की बातें करती हैं? बिल्कुल राणा, बहुत अहम सवाल है कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, जहां पर जो किसान है, जो जमीन पर फसल उगाते हैं, पूरे देश की सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, और किसान ही आत्महत्या करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान जो है वहां पर कर्ज लेने की वजह से, या खेतों के बंजर हो जाने की वजह से, या मौसम की मार की वजह से, जब उनको ऐसा लगता है कि अब हम कुछ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मतलब फांसी लगा लेना या आत्महत्या करना एक ऐसा विकल्प है जो एकदम आदमी या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो औरत हो, महिला हो, कोई भी हो, इंसान अगर है तो उसके अंदर अगर जीवन है, तो वो एकदम आखिरी अंत का पोजीशन जो होगा, तभी जाकर ये निर्णय ले सकता है और अपनी आत्महत्या के कागाज तक वो पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जिस तरह से आर्थिक तंगी झेल रहा था परिवार,
चाहे वो किसी रूप में हो, उसके माता पिता, बच्चे, परिवार के जो सारे सदस्य हैं, जिस रूप में उन्होंने आत्महत्या के लिए या जिस जिस वजह से वो आत्महत्या के कागार पे पहुंचे, उसको खोजना होगा। और आर्थिक तंगी बहुत बड़ी तंगी होती है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप खा पी नहीं सकते, और कब तक आप नहीं खाइएगा पीजिएगा। लेकिन जब तक दो हाथ है, दो पैर है, इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ करके अर्पण करके अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। लेकिन महंगाई की मार गौतम, देश के 21वीं सदी में हम आकर खड़े हैं और उसके बाद भी अगर ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं और सरकारें इस बात के दावे बड़े बड़े मंचों से करती हों कि उन्होंने विकास किया है, उन्होंने लोगों को बेहतर जिंदगी दी है, तो इससे बड़ी शर्म की बात इन तस्वीरों को देखने के लिए कुछ नहीं हो सकती कि वो सारी बातें झूठी हैं। 21वीं सदी में जिस विकास की, जिस तरक्की की हम बात करते हैं, वो झूठी है, खोखली है। बिल्कुल राणा, देखिए सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सरकार या जिला प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि वो अपने आवाम की चिंता करे। और ऐसे में जिस तरह से ये सुपौल की जो घटना है, जिस गांव की घटना है, इस गांव से ये अब पूरे बिहार के अंदर जो है एकदम लोग सदमे की स्थिति में है। जो भी इस खबर को सुन रहा है और जो भी इस खबर को देख रहा है, वो भी सदमे में है कि आखिर विकल्प क्या है। लोग कहते हैं, जुबानी तौर पे कहते हैं कि सिवाय अब फांसी के या आत्महत्या के कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन जाती है, सरकार की जो योजनाएं है वो धरातल पर क्यों नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है बिहार में, वो ये है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार अगर नहीं होगा तो इसी तरीके से लोग भूखे मरने और भूख से फांसी लगाने को बेबस होंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा, यदि जल्द ही इस बेरोजगारी के दंश को, बेरोजगारी के मुद्दे को और महंगाई को कम नहीं किया गया, तो सबसे ज्यादा असर उस तबके पर पड़ता है राणा, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जो रोज कमाते हैं, जो रोज खाते हैं, उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में यदि उनके रोज की कमाई पर उसका असर पड़ता है, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर वो अपने गांव में किसी तरीके से कोई धंधा पानी बिजनेस करता है, मजदूरी करता है, अगर वो मजदूरी खत्म हो जाए, वो काम धंधे बंद हो जाए, वो कल कारखाने बंद हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार का भरण, क्योंकि एक परिवार के ऊपर आज भी बिहार की हकीकत ये है राणा, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज भी अच्छे अच्छे परिवार के जो लोग हैं वो पेंशन प्लान पे चल रहे हैं। एक पेंशन के आधार पर उनकी 3-3 पीढ़ियां चल रही है। बच्चों का खाना पीना, दूध की बोतलें, ये तमाम वो चीजें पेंशन पे चल रही है। और जिस परिवार में पेंशन खत्म हो गया या जिस परिवार के लोग नौकरी पेशा में नहीं है, प्राइवेट की क्या स्थिति है ये आम लोगों को पता है। दिन भर खटने के बाद भी ये उनको महीने किस तरीके से मिलते हैं। इसके बावजूद भी जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, यदि उनके काम को छीन लिया जाए, उनके अनाज को छीन लिया जाए, उनके खेतों पर को छीन लिया जाए, तो फिर उनके पास विकल्प के तौर पर क्या बचता है। शायद ये खबरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार के अंदर सुपौल जैसे जिले में जिस गांव की ये घटना है, उस गांव में जब आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि उनके ही गांव के लोगों ने एक साथ पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है, तो आप सोचिए, आप जरा सोचिए कि क्या बीतता होगा उस परिवार के परिवार पर या उसके आसपास। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, एकमात्र विकल्प यही बचता है कि वो आत्महत्या कर ले या खुदकुशी कर ले। लेकिन जीवन जीने के लिए आर्थिक रूप से कम से कम इतना इंसान को मजबूत कर दे सरकार कि वो अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर सके, वो अपना भरण पोषण कर सके, वो अपने परिवार की शिक्षा, अपने परिवार को किसी तरीके से पटरी पर ला सके। लेकिन यह जो विकल्प है ये कतई ठीक नहीं है, और यह विकल्प सरकार के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। ये सरकार को अब सोचना होगा। ये बहुत ही गंभीर बात है कि एक ही परिवार के 5 लोग अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं, काल की गाल में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ना अनाज है, ना खाने की चीजें हैं, ना रोजगार है। तो ऐसे में विकल्प क्या यही बचता है? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, जिला प्रशासन को देना होगा। शुक्रिया गौतम, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीते दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री से बंगाल चुनाव में समर्थन की मांग की गई थी, जिस पर जेएमएम ने बड़ा फैसला ले लिया है। जेएमएम ने चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया। फैसले पर झारखंड में राजनीति बढ़ गई है।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और जेएमएम पर अपनी हार देखकर पश्चिम बंगाल से मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। सीपीआई के राज्य सचिव हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जमीनी घोटाले में राजस्व की संलिप्तता बताई और इस पर जल्द संज्ञान लेने की अपील की है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर हजारीबाग में हो रहे जमीन के मामलों में हेरफेर के विषय में बताया था। अब हजारीबाग शहर को ही ले ले, जितने नदी नाले थे सब कहता धीरे धीरे नाला विलुप्त होता जा रहा है। नाला को भी बंदोबस्त करके यहाँ के माफिया लोगों ने बेच दिया। ये राजा बंगला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राजा रामगढ़ की हार हुई है, उसको भी पूरे राजा बंगला को भेज दिया। वो अरबों की संपत्ति है राजा बंगला। पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के तहत कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में राजधानी रांची में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर सीएम ने 500 साइकिल चालकों को रवाना किया और आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी साइकिल चलाई। साइकिल रैली के माध्यम से सीएम ने जनता को संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें। भैया पूरा आ जाएगा ना, कितना इम्पोर्टेंट है। और राज्य में विस्थापन का मुद्दा धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इसको लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्दी विस्थापन की कमेटी बना दी जाएगी और विस्थापितों की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। इससे पहले 32 गांव के विस्थापित लोग पुराना विधानसभा में जमा होंगे और 14 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विस्थापित को लेकर विगत दिन मैंने हाउस में ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था और इसमें विशेषकर हम ऐसे तो विस्थापित का मामला धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर से लेकर के हजारीबाग वगैरह सभी जगह राज्य के एक जिलों में इसे विस्थापित का लोग तंग कर रहे हैं और कहा जाए कि विस्थापित यहाँ के लोगों को अभिशाप की प्रवृत्ति मिला है।
हम विगत दिन ध्यान आकर्षण के माध्यम से विशेषकर एचईसी के मामले में मैंने बात को रखा था। तो सरकार के द्वारा जो जवाब आया था, तकरीबन 1131 परिवार आपका विस्थापित है उनके रिकॉर्ड के अनुसार। दुमका जिले के 10 प्रखंडों में काम करने वाली तेजस्विनी योजना के कर्मियों ने डीसी ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी कर्मियों का आरोप है कि एनजीओ की ओर से पिछले 1 साल से उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया गया और मानदेय का भुगतान को लेकर डीसी और समाज कल्याण के दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। इस ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इस मामले पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए जल्द इस ओर कार्य किए जाने की बात कही है। मार्च को बंद हो जाएगा, ऐसे में इनकी सैलरी कैसे मिलेगी? सरकार के तरफ से बकाया मानदेय देने के लिए जो एसओपी या गाइडलाइंस है उसका देखते हुए सभी का भुगतान, क्योंकि वो वही राज्य स्तर से ही किया जाता है, मात्र उनका जो रिपोर्ट है वो जिला स्तर से जाता है तो पेमेंट वहीं से किया जाना है। तो आज हम लोगों के साथ में सर बहुत महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारी छोटे स्तर के जो प्रेरक दीदी सब है वो 2 आंगनबाड़ी को मिला के एक क्लब का निर्माण किया गया है, जिसमें 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को जोड़ के शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर, लेकिन आज तक उन किशोरियों को भी कुछ नहीं लाभ दिया गया है। और आज किशोरी भी तंग आके उनके गार्जियन भी बोल रहे हैं कि हम ऐसी परियोजना में भेज के क्या करेंगे जहां 3 साल से मेरी बच्ची जा रही है। ना आज तक उन लोगों को कोई लाभ दिया जा रहा है और जाके समय भी नष्ट हो रहा है, जिनके कारण से आज हम लोगों को अपने क्षेत्र मोहल्ला में प्रेरक दीदी सबको भी गाली सुनने को मिल रहा है और कोई भी उन लोगों की बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हमने अपने डीसी मैम को भी हमने आवेदन सौंपे हैं और हमने यहाँ डीएलडब्ल्यू मैम को भी आवेदन देने गए, तो हम लोगों को डीएलडब्ल्यू मैम की तरफ से ये बात सुनने को मिला कि हम तेजस्विनी परियोजना को नहीं जानते। हम लोगों का सर ये कहना है, सभी लोग एकजुट हुए हैं दुमका सदर से, तो हम लोगों ने 12 मंथ से सैलरी में तेजस्विनी परियोजना में काम कर रहे हैं अभी तक। और हर बार यही कहा कि डाल दिया जाता है कि हर एक मंथ पे कि दूसरे मंथ आ जाएगा। जनवरी में बोला जाता है कि फरवरी में आएगा, फरवरी में बोला था मार्च में आएगा। अभी तक हम लोगों को सिर्फ सांत्वना ही मिल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। ये हाथ लग रही है सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि कब मिलेगा। लग रहा है कि सब्र करो, बस कितना सब्र करे सर। टाल मटोल करते कितना समय बीती है? पूरे 12 मंथ हो गया सर, ये मतलब 1 साल से हम लोगों का सैलरी नहीं मिला हुआ। पहले भी ऐसा हुआ था? पहले भी हुआ था सर, एक बार पहले भी हुआ था, 8 मंथ का नहीं मिला था, फिर किसी तरह बहुत ज़्यादा आंदोलन। जमशेदपुर के कदमा थाने में रंकी मंदिर के पास महाशिवरात्रि के दिन अज्ञात लुटेरों ने एक युवती का मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। उधर इस मामले में युवती ने स्थानीय थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 24 घंटे के भीतर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मोबाइल और पर्स बरामद किया गया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। सोनी कुमारी नाम की एक महिला कदमा रंकिनी मंदिर में पूजा करने आई थी और अभी मंदिर में प्रवेश करती उसके पहले सड़क पर ही 2 व्यक्ति स्कूटी से झपट्टा मारकर और उनका पर्स छीनकर लेकर चले गए। तत्काल जो है उस महिला ने थाने को खबर किया और घटना के घटित होने के लगभग 3 से 4 घंटे के भीतर ही थाना प्रभारी कदमा के नेतृत्व में एक टीम का जो है कि गठन किया गया और उस टीम ने 3 से 4 घंटे के अंदर ही केस का जो है खुलासा किया। आरएलएसपी और जेडीयू के विलय से लेकर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है।
एक साथ आरएलएसपी के 35 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन का दामन थाम लिया। साथ ही ये भी कहा कि बाकी आरएलएसपी कार्यकर्ता भी जल्द आरजेडी में शामिल होंगे। आरएलएसपी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के कई दिग्गजों ने थामा आरजेडी का दामन। तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। खबरें थी कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होना, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में विलय से पहले बड़ा झटका मिला है। आरएलएसपी के कई बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन यानी आरजेडी का दामन थाम लिया। एक साथ कई आरजेडी के दिग्गज नेता आरजेडी खेमे में चले गए। आरजेडी में शामिल होने वाले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी सहित कई बड़े नाम हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और खुले मंच से आरएलएसपी जेडीयू विलय का विरोध किया। आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और आरएलएसपी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं और आने वाले समय में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें छूटे हुए साथी भी आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अपने संकल्प से पीछे हटते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुनः नीतीश कुमार जी के संपर्क में जाने का प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार भर के संकल्पित साथियों ने मिलकर आपको सीधे हम देवघर लेकर चलते हैं, जहां चल रहा है देवघर प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच, और देखिएगा उस क्रिकेट मैच को और एंजॉय कीजिए। नंबर पे डिश टीवी फ्री हाँ भैया दीपक राव ना आ रहे हैं वो ठीक। लेग स्टंप पर बॉल, उसे कलाइयों के सहारे मोड़ा। क्षेत्ररक्षक है बॉल के पीछे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। 1 रन से खाता खुला टीम को। बढ़ती हुई रनों की संख्या 1। हमारे सहयोगियों में से दीपक राव, आप तमाम सहयोगियों के आरडीपीएल के ऑर्गेनाइजर देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन करती है। एक बार फिर से वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर इस बार उनका सामना करेंगे शिवम। हाँ भैया दीपक, एक ही में दोनों ना, एक ही में बोलना है ना। दीपक कुमार एंड पप्पू राव। ठीक ठीक। शिवम स्ट्राइक पर सामना करेंगे मुकेश के गेंदों का। अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला। रनों की संख्या 1। क्या बोले? सिलिमिडॉन के क्षेत्र में खेला गया शॉट। क्षेत्ररक्षक अनिल झा ने बॉल को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका, भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से बल्लेबाज शिवम ने अपना खाता खोला और टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या 2। पहला ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन भारद्वाज। लाइव है क्या? बोलिए। और शॉर्ट गेंद
और सही नसीहत, बॉल मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है बल्लेबाज सुमन भारद्वाज। थोड़ी सी शॉर्ट डिलीवरी, उसका पूरा फायदा उठाया, बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रन के लिए। और इस 6 रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या 8, जबकि पहला ओवर प्रगति पर। इस डीपीएल के सहयोगियों में से एक देवघर के जाने माने समाजसेवी सुनील खवाड़े जी अच्छा प्रयास जरूर, लेकिन उनके पहुंच से दूर। बॉल थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस 4 रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या 12। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद ब्लू रॉकर्स की रनों की संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज मुकुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने आज बल्लेबाजी काफी लाजवाब की। एक मुश्किल स्थिति से अपने टीम को निकाला। अब गेंदबाजी का भार उनके कंधे पर। जीत के लिए ब्लू रॉकर्स को 168 रनों की जरूरत है। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद ब्लू रॉकर्स की रनों की संख्या है 12 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी मार्ग पर मुकुल त्यागी तैयार, सामना करेंगे शिवम। स्क्वायर लेग की ओर बॉल गई है। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ भागकर 1 रन पूरा किया। और इस 1 रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या 13। स्ट्राइक पर इस बार बल्लेबाज सुमन भारद्वाज, जो कि 4 गेंदों का सामना कर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार सामना करेंगे मुकुल की गेंदों का बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमन। अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर बल्लेबाज। बॉल गई विकेट कीपर के दास्ताने में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।